हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रेम एकेडमी पे, जहां सफलता ही है हमारा लक्ष्य। मैं हूं प्रेम, आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका टीचर, जो भी आप कहना चाहें आप कह सकते हैं। दोस्तों, मैं आपके परिवार की, आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं और इसी साथ में जुड़ता हूं अपने नए लेक्चर के साथ में। तो दोस्तों, हम लोगों ने कल का जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे, हमने एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट किया था, भारतीय इतिहास। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था कहां से? प्राचीन भारत के इतिहास से, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया से। तो उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। हम लोगों ने जो पूरा कालखंड था इतिहास का, उस बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। हम लोग जो बात करने वाले थे वो प्रागैतिहासिक काल के बारे में बात करने वाले थे आज के विषय पे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है? प्रागैतिहासिक काल। तो इस बारे में हम चर्चा करेंगे आज। तो दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, प्रागैतिहासिक काल वो काल है जिसके क्या कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं, कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। वो काल क्या प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। और ये कब से कब तक था, आपको ये भी मैंने बात कल ही के वीडियो में बताई थी। ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो चलिए आगे जो डिस्कस करना है हम लोगों को कि प्रागैतिहासिक काल आखिर किसे कहते हैं, इसका काल कब से कब तक था, और इसके कालखंडों का विवरण हम कुछ इस प्रकार से देखेंगे। आपने पीछे बोर्ड पे देख ही लिया होगा, तो इसके विवरण को भी हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जब प्रागैतिहासिक काल की बात करते हैं तो प्रागैतिहासिक काल का संबंध उस काल से है जिसका कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, लेकिन सिर्फ क्या पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है। लिखित साक्ष्य कोई भी उपलब्ध नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर प्रागैतिहासिक काल का निर्धारण किया जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। तो आखिर ये जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं वो क्या हो सकते हैं? वो क्या हो सकते हैं? वो मनुष्यों के जीवाश्म हो सकते हैं, पादपों के जीवाश्म हो सकते हैं, जीव जंतुओं के जीवाश्म हो सकते हैं, इस प्रकार की, या आवासीय अवशेष भी हो सकते हैं। हम कह सकते हैं कि आवासीय अवशेष भी जो मिलेंगे वो भी क्या, हम उसके हिसाब से निर्धारण कर पाएंगे कि वो किस कालखंड के हैं। तो आपको ये बात अच्छे से पता होगी कि प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं। ठीक, प्रागैतिहासिक काल को तीन भागों में बांटा गया था, तीन कालों में वर्गीकृत किया गया था। मैंने आपको बताया था कल ही कौन कौन से। पुरापाषाण काल यानी पैलियोलिथिक एज में, ठीक है, और दूसरा क्या मध्यपाषाण काल यानी मीजोलिथिक एज में, और आपका नवपाषाण काल में, ठीक है। ये इसको नियोलिथिक एज भी इंग्लिश में कहते हैं, नियोलिथिक एज। ये जो आपका थर्ड वाला है नवपाषाण काल, तो इसको क्या कहते हैं? नियोलिथिक एज। तीन कालखंडों में इसको बांटा गया था, और इन्हीं तीन कालखंडों के बारे में आज हमको चर्चा करनी है। क्योंकि मैंने दोस्तों आपको जब कल मैं पूरा चार्ट आपको जो एक बनवाया था लास्ट वीडियो में, उसमें मैंने बताया था आपको कि मैंने ये जो चार्ट बनाया है, सारी की सारी हिस्ट्री इसी पे डिपेंड है और उसी में सारे कालखंडों का विवरण था। तो इसीलिए मैं सारा जो टॉपिक क्लियर कराऊंगा उसी के आधार पर कराऊंगा, एक एक चीजों को क्लियर कराऊंगा। जो भी उसमें सीरियल वाइज था उसी के हिसाब से आगे आपको चीजों को पढ़ाऊंगा। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, जो प्रागैतिहासिक काल था उसके खंडों का विवरण के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल के बारे में थोड़ी सी बातें और जान लेते हैं। इसके संबंध में सर्वप्रथम अध्ययन जो किया था वो किसने किया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। सर्वप्रथम अध्ययन या सर्वप्रथम शोध किसने प्रस्तुत किया था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल बन जाता है। तो उसका आंसर इसमें क्या होना चाहिए? आंसर होना चाहिए आपका रॉबर्ट ब्रूस फुट। क्या रॉबर्ट ब्रूस फुट ने सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल के संबंध में क्या अध्ययन प्रस्तुत किया था? इस बात को आपको ध्यान रखना है। फिर से मैं एक बार बता दूं, रॉबर्ट ब्रूस फुट ये नाम था उस इतिहासकार का जिसने पहली बार जो है प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन प्रस्तुत किया था। ठीक है, 1820 में जब इसको जो विश्व स्तरीय स्तर पर जब इसको किसी ने प्रस्तुत किया, वो कौन थे? उनका नाम था जर्गेनस थॉमसन द्वारा। किसने? जर्गेनस थॉमसन ने इसको विश्व स्तरीय रूप से क्या किया? तीन वर्गों में बांट दिया। कौन कौन से? पाषाण युगीन काल और ताम्रपाषाण और क्या लौह युगीन काल में बांट दिया। तीन। अब ये जो काल निर्धारण होता है कि ताम्रपाषाण काल क्या होता है, लौह युगीन काल क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। देखिए, ताम्रपाषाण काल की हम अगर बात करेंगे तो ताम्रपाषाण काल किसी काल का निर्धारण इस प्रकार होता है कि उस काल में चीजों को सही ढंग से करने के लिए या अपने खान पीन की चीजों को बनाने के लिए
या खुदाई के लिए जिस धातु का यूज हो, जिस धातु का प्रयोग होता था उस कालखंड को उसी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, या जिस धातु का प्रयोग जिस कालखंड में होता था उसको उस कालखंड के नाम से जानते थे। ये बात आपको जान लेनी चाहिए। ठीक है, अगर बात आए भारतीय पुरातात्विक जनक की, तो हम किसे कहते हैं? भारतीय पुरातात्विक जनक। ये बात आप, मैं जो ओरली बोल रहा हूं, आप इसको कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। जो भारतीय पुरातात्विक जनक थे उनका नाम क्या था? अलेक्जेंडर कनिंघम। क्या? अलेक्जेंडर कनिंघम। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। कौन? अलेक्जेंडर कनिंघम। तो हम बात कर रहे हैं किसकी? प्रागैतिहासिक काल के खंडों के विवरण की। तो चलिए हम दोस्तों देर ना करते हुए शुरू करते हैं अपना आज का विषय, जो टॉपिक है हमारा प्रागैतिहासिक कालखंडों का विवरण। एक एक करके हम सारे कालखंडों के बारे में जानेंगे, एक छोटे छोटे आधार बनाएंगे कि किस बेस पे उनकी चर्चा करनी है, कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थल थे जहां से ये इनसे रिलेटेड जीवाश्म प्राप्त हुए या इनसे रिलेटेड क्या पुरातात्विक शोध थे जिनसे इन कालखंडों का पता चलता था कि ये इस कालखंड के हैं। ठीक है, प्रमुख स्थल कौन से थे, कौन से औजार यूज होते थे, इन सब बातों की हम चर्चा करेंगे और इनका कब से कब तक कालखंड था, इस बात पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं, पहले देख लेते हैं कि जो पूरा पाषाण काल था हमारा, पूरा पाषाण काल था, पूरा पाषाण काल को 3 उपभागों में बांटा गया था। कितने? 3 उपभागों में बांटा गया था। कौन कौन से? देखिए, मैं इसको डिस्क्रिप्टिव इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जितना इंपॉर्टेंट है उतनी चीजें मैंने बोर्ड पे लिख रखी हैं और उतनी ही आपको बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। जो निम्न पूरा पाषाण काल, ठीक है, उपभागों की बात कर रहे हैं। दूसरा मध्य पूरा पाषाण काल और तीसरा क्या था? उच्च पूरा पाषाण काल। ये 3 कालखंडों में किसको? पूरा पाषाण काल को बांटा गया था। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखनी है। इसी प्रकार मध्य पूरा पाषाण काल और नवपूरा पाषाण काल। ठीक है, अब अगर हम इनके काल की बात करें, इनके समय की बात करें कि किस अवधि से किस अवधि के बीच में ये कालखंड थे, इन कालखंडों को किससे किसके बीच में बांटा गया है, तो अगर हम बात करें तो देखिए जो 25 लाख बीसी से, बिफोर क्राइस्ट से, यानी ईसा पूर्व से 25 लाख बीसी यानी ईसा पूर्व से 10,000, ये के का मतलब होता है हजार, 1000। ठीक है, 10,000 बीसी तक, 10,000 क्या? बीसी तक, ईसा पूर्व तक। ठीक, मध्य पाषाण काल की अगर हम बात करें तो 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक। कब से कब तक? 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक। अगर हम नव पाषाण काल की बात करें तो नव पाषाण काल कब से कब तक था आपका? 4,000 ईसा पूर्व से आपका 2500 ईसा पूर्व तक। देखिए, ये जो भी डाटा है आपका कालखंड का, वो सारा एनसीईआरटी की बुक से है, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। ठीक है, क्योंकि मैं जहां तक मान के चल रहा हूं कि ऑथेंटिक डाटा जहां तक एनसीईआरटी की बुक्स का ही होता है, तो मैं वही डाटा आपको दे रहा हूं। ठीक है, अगर हम कालखंड की हम लोगों ने बात कर ली यहां पे, ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं कि इन कालखंडों में कि जो मानव था, आपको जैसा मैंने बताया था कि मानव सुव्यवस्थित जीवन नहीं जी रहा था। मानव नहीं, आदि मानव कह सकते हैं हम उसको, आदि मानव, यानी आदि काल में जो व्यक्ति थे वो आदि मानव। ठीक है, तो उनके न जीवन जीने का सलीका था, ना खाने का सलीका था, ना खाना पकाने का सलीका था, ना ही अपने खाने से जो भोजन उनको ग्रहण करना था, ना ही उसे उपजाने का तरीका था, ना ही उसको बनाने का तरीका था। तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। तो जो पूरा पाषाण काल में लोग जो जानवरों का शिकार करते थे, आपको पता है उनका खाने का जो सुविधा थी, वो जानवरों को मारकर उनका मांस खाते थे, कभी कच्चा मांस खाते थे जब तक आग का आविष्कार नहीं हुआ। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। तो वो कौन कौन से औजारों का इस्तेमाल करते थे? देखिए, क्वार्टजाइट क्या है कि एक तिरछी कुल्हाड़ी नुमा आकृत का औजार होता है। ठीक, गंडासा आप लोग जानते होंगे, आप लोगों ने, जो लोग ग्रामीण क्षेत्र से हैं वो लोग इसको बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे होंगे। हस्त कुल्हाड़ी यानी हाथ से चलाने वाली कुल्हाड़ी। ठीक है, कुल्हाड़ी। और ये सब औजार काहे के थे? ये सब औजार थे पत्थर के। ठीक है, पत्थर के औजार थे। ठीक, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। ये किसमें थे? आपके पूरा पाषाण काल में। सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है कि क्वार्टजाइट जो औजार है वो आपका किस काल से संबंधित है, तो आपको आंसर क्या करना होगा? पूरा पाषाण काल से। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। दूसरी बात, जो तीर कमान का आपका आविष्कार हुआ, तीर कमान आपने देखा होगा, आर्चरी। ठीक, उसको बोलते हैं, अब तो ओलंपिक्स में भी आ गया है। तो तीर कमान जो है ये आपका, इसका आविष्कार कब हुआ? मध्य पाषाण काल में। कब? मध्य पाषाण काल में। ठीक है, और पत्थर तथा हड्डियों के हथियार, पत्थर और
अब जाहिर सी बात है, जब वो शिकार करते हैं जानवरों का, उसी से उन्हीं का मांस खाते हैं, ठीक है, उसी से उनका भरण पोषण होता है, तो उनसे बचने जो हड्डियां तो बेशक बचेंगी, तो जो ये हड्डियां थी उनका उपयोग काहे के रूप में करते थे? हथियार के रूप में। ठीक है भैया, हथियार के रूप में, ये बात भी हम लोगों ने जान ली। अगर हम नवपाषाण काल की बात करें, नवपाषाण काल की बात करें, तो इसका कालखंड मैंने बताया आपको 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक। ठीक है, 2500 ईसा पूर्व तक। तो इसमें लोगों ने क्या विकसित किया? हिरण के सींग का औजार बनाया। हिरण के सींग आपने देखे होंगे, बहुत तिरछे से, बहुत तेज तर्रार टाइप के होते हैं, किसी को मारा जा सकता है, इतने खतरनाक उनके सींग्स होते हैं। ठीक है, तो ठीक सींग का औजार, उसका प्रयोग हुआ। स्लेट के बने औजार, उसका भी प्रयोग हुआ। कब? नवपाषाण काल में। तो इतनी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली। ठीक, अब प्रमुख स्थल कौन कौन से थे जहां से इन कालखंडों के प्रमाण मिले हैं? ठीक, तो आपका था ये पहला नेवासा। ठीक, जो नेवासा था स्थान, इसकी खोज की थी HD संकालिया ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, HD संकालिया ने इसकी खोज की थी। ठीक, नर्मदा घाटी, ठीक, नर्मदा घाटी से इनके प्रमाण मिले हैं। ठीक, और कहां से? हथरौना से। हथरौना ये होशंगाबाद में है आपका, यहां से पहली बार मानव जीवाश्म के प्रमाण मिले थे आपको। ठीक है, पहली बार, प्रथम बार जो है मानव जीवाश्म का प्रमाण मिला था। भीमबेटका से क्या पता चलता है? भीमबेटका देखिए एक स्थान है, गुफाएं हैं यहां पे, तो यहां से क्या, इनकी जो चित्रकारी का जो ज्ञान था, उस बात का पता इनको कहां से चला? भीमबेटका की जो गुफाएं थी उन पे लोगों ने चित्रकारी की हुई थी, वहां से इन सब चीजों का पता चलता है। चित्रकारी का पता कहां? भीमबेटका के गुफाओं से। बेलन घाटी, ये कहां है? यूपी के पास, हड्डी का बना मातृ देवी। ठीक है, तो ये जो बेलन घाटी थी, बेलन घाटी, यहां पे यूपी में एक हड्डी की बनी मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई थी। किसकी? मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई थी। और एक कौन सा स्थान? नासिक। नासिक से भी क्या? पुरापाषाण काल के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, प्रमाण मिलते हैं। और सब ध्यान रखिएगा इस बात को कि पुरापाषाण काल चाहे हो, चाहे मध्यपाषाण काल हो, और चाहे नवपाषाण काल हो, जब हम प्रागैतिहासिक काल की बात करेंगे तो जो भी स्रोत होंगे वहां के, वो कैसे? पुरातात्विक स्रोत होंगे। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत होंगे। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। ठीक, फिर अब आगे आए, अगर हम मध्यपाषाण काल की बात करें तो यहां पे जो प्रमुख स्थान थे जहां पे इसको प्रमाणित करने के लिए जो पुरातात्विक स्रोत मिले थे, तो वो क्या था? बिहार का पायसरा मुंगेर, ठीक, राजस्थान का बागोर, ठीक, गुजरात का लंगनाज, यहां से क्या? सारे पुरातात्विक स्रोत मिले जिनसे इस काल का निर्धारण होता था, ये चीजों का पता चलता था कि ये इस काल से संबंधित है। ठीक, भीमबेटका, यहां से क्या? चित्रकारी के बारे में पता चला। बोधोर, आपका प्रतापगढ़, ये जो यूपी में जिला पड़ता है, और ठीक है, ये चीज हम लोगों ने क्लियर कर ली। आगे अगर हम बात करें, ठीक, एक यूपी में कोलढिवा इलाहाबाद में पड़ता है। ठीक, इलाहाबाद में, यहां से क्या हुआ? पहली बार जो चावल उत्पादन का साक्ष्य प्राप्त हुआ। कहां से? यहां से। और ये कब का था? नवपाषाण काल का। ठीक, चावल उत्पादन। तो आपका अगर क्वेश्चन आता है कि चावल उत्पादन के साक्ष्य किस काल से प्राप्त हुए, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? नवपाषाण काल से। ठीक है, तो चावल उत्पादन के साक्ष्य प्राप्त हुए। ठीक, कश्मीर का बुर्ज-होम देखिए, कश्मीर के बुर्ज-होम से एक गर्तावास प्राप्त हुआ। गर्तावास क्या होता है? गड्ढों में बना घर। ठीक, गर्तावास बोलते हैं इसको, गर्तावास। ठीक, बिहार से भी इसके प्रमाण मिले। इधर देख पाएंगे आप कर्नाटक, ये पय्यमपल्ली तमिलनाडु, ये पय्यमपल्ली तमिलनाडु से पहली बार क्या? कि राख का ढेर मिला। कैसा? राख का ढेर मिला। ठीक है, ठीक, ये बात हम लोगों ने यहां पे क्लियर कर ली। पय्यमपल्ली तमिलनाडु, आप ध्यान रखिएगा, नवपाषाण काल से संबंधित स्थान है। ठीक, तो ये इतनी चीजें जो हम लोगों को चर्चा करनी थी, उस पर हम लोगों ने बात कर ली। अब अगर हम बात करें कि प्रागैतिहासिक काल में खोज किन किन चीजों की हुई, तो उस पर भी हम लोग को थोड़ी चर्चा कर ली। देखिए जो दोस्तों आग था आपका, इसकी खोज कब हुई थी? पुरापाषाण काल में। आग की खोज कब शुरू हो गई? पुरापाषाण काल में। लेकिन जो इसका व्यवहारिक रूप से प्रयोग था, जब इसको व्यवहार में जो है मानव लेके आया, वो कब? आपका मध्यपाषाण काल में लेके आया। खोज कब हो गई आपकी
पूरा पाषाण काल में, और उसको जब व्यवहारिक रूप में उसका प्रयोग करना या उससे खाना बनाना या मांस पकाना, वो कब आपका आया? आपका प्रयोग मध्य पाषाण काल में। और पहिया का आविष्कार, जिसने जो है मानव जीवन को गति दे दी, परिवहन को गति दे दी, तो वो उसका भी आविष्कार कब हुआ? आपका नव पाषाण काल में। और कृषि का जो आविष्कार था वो भी आपका कब हुआ? नव पाषाण काल में। ठीक है, ये बात आप लोग को जान लेनी होगी। देखिए दोस्तों, बोर्ड क्योंकि छोटा है, चीजें कम आ पाती हैं बोर्ड पे, तो इसलिए मैं आपको थोड़ी सी चीजें आपको जो है और बता देता हूं इसमें क्या था। एक इसमें आप थोड़ा सा ऐड कर लेंगे, लक्षण या गुण। ठीक, जो नव पाषाण काल के लोग थे उनके लक्षण क्या थे, उनके गुण क्या थे, इस बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। लक्षण क्या थे कि ये लोग शिकार करके अपना भोजन एकत्रित करते। जो पूरा पाषाण काल में मानव था वो क्या? शिकार के द्वारा अपना भोजन एकत्रित करते थे। ठीक, शिकार करते थे, तो खाने का संग्रहण करते थे। इनको इतनी समझ हो गई थी कि खाने का संग्रहण करके हमको रखना है। ठीक, तीसरी बात क्या थी कि कृषि और जो पशुपालन था, कृषि करना और पशुपालन का ज्ञान इन लोगों को नहीं था। कब? पूरा पाषाण काल में मानव को इस बात का ज्ञान नहीं था। अगर हम बात करें मध्य पाषाण काल की, ठीक, पहली बार मध्य पाषाण काल में पशुपालन, ठीक है, पशुओं को पालने का तरीका इन लोगों ने ध्यान जाना, या पहली बार पशुपालन शुरू हुआ। और पहला पालतू जो पशु था या पहला पालतू जो जानवर था वो कौन सा था? आपका कुत्ता या डॉग। ठीक, डॉग। ठीक, तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। अगर हम नव पाषाण काल के मानव की बात करें, नव पाषाण काल के मानव की बात करें, तो पहली बार जो कृषि की शुरुआत हुई आपकी, वो कब हुई, कहां से हुई? नव पाषाण काल में आपकी कृषि की शुरुआत होती है। ठीक, और क्या? पशुपालन की भी शुरुआत कब? आपकी नव पाषाण काल से ही होती है। ठीक, स्थायी निवास, पहले क्या था कि मध्य पाषाण काल में लोग इधर उधर भटकते रहते थे, कोई एक आशियाना नहीं था उनका। ठीक है, इस बात को आपको जानना होगा। मुसाफिर हुई यारो, न घर है ठिकाना, तो वैसी ही बात थी, सब मुसाफिर थे, किसी का कोई घर ठिकाना नहीं, बस लोग खाने की तलाश में जीवन पर्यंत घूमते रहते थे, कोई स्थायी निवास स्थान नहीं था। लेकिन नव पाषाण काल के मानव में इतनी समझ थी कि उसने अपना निवास स्थान स्थायी रूप से बनाना शुरू कर दिया। ये कब हुआ? आपका नव पाषाण काल में। ठीक, और क्या? कृषि करना जो है शुरू कर दिया, और पहला जो अनाज उत्पाया वो कौन था? जौ। जौ सबसे पहली बार उन्होंने उपजाया। ठीक है, नव पाषाण काल में। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो आज का जो विषय था दोस्तों, हम लोगों को जो चर्चा करनी थी, आज हम लोगों ने इस विषय पे चर्चा कर ली। प्रागैतिहासिक काल के जो कालखंड थे उनका जो विवरण था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ठीक, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली। एक जो छोटा सा टॉपिक छूट गया था कि इन काल के मानव में जो गुण थे या लक्षण थे उसके बारे में चर्चा करना, वो भी मैंने आपके सामने कर ली। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको क्लास पसंद आई होगी, और अगर क्लास पसंद आती है, आपको चीजें पढ़ने में मजा आ रहा है, तो आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। दोस्तों, दूसरी चीज ये कि जब हम चीजों को पढ़ते हैं, चीजों को एनालाइज कितना करते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। देखिए, चीजों को पढ़ना, पढ़ के एक साइड से पढ़ना, दूसरी साइड भूल जाना, सबके साथ होता है। हम पढ़ते हैं, पन्ने पलटते जाते हैं, चीजें पीछे की भूलते जाते हैं, लेकिन हम वो भूलते नहीं हैं, वो हमारी कहीं ना कहीं बैक स्टोरेज में सेव होता रहता है। ठीक है, जब हम चीजों को दोबारा देखते हैं तो हमको दोबारा रिमाइंड आती हैं, दोबारा क्लिक कर जाती हैं। तो आपको बस क्या है, कंटिन्यूटी रखनी है अपनी पढ़ाई में, आप पढ़ते रहिए। और मेरा दावा है कि जैसा मेरा लक्ष्य है, सफलता ही मेरा लक्ष्य है, तो मैं आपको जो है इस बात की गारंटी देता हूं कि आप जरूर सफल होंगे अगर आपने कंटिन्यूटी बना के रखी है किसी चीज में। ठीक है, तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ प्रेम एकेडमी पे, जहां सफलता ही हमारा लक्ष्य है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।